नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्थशास्त्र जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अर्थशास्त्र के जो जनक कहा जाता है वो किनको कहा जाता है, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से हम शुरू करेंगे और अर्थशास्त्र को लेके जाएंगे एक पीक लेवल तक। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक्स, ये शब्द कहाँ से आया। तो जो इकोनॉमिक्स शब्द है, ये प्राचीन यूनानी शब्द ओकोनोमिया से निकला है। ठीक है, तो ओकोनोमिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घर का प्रबंधन करना। हम अपने घर का जो प्रबंधन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, इसी से ये शब्द निकला है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ से ही ये शब्द जो रिलेट किया गया है, ओकोनोमिया से रिलेट किया गया है इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं इसके बाद अर्थशास्त्र पर लिखी गई भारतीय पुस्तक कौटिल्य। अब आप कौटिल्य से जरूर वाकिफ होंगे, कौटिल्य कौन थे, और आप इनकी जो जीवनी है उसको भी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि जो कौटिल्य है, इन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। पूरी एक शास्त्र लिखा था इन्होंने अपने टाइम पे। ठीक है, आधुनिक जो अर्थशास्त्र है, इसका जो जनक या इसका जन्मदाता कहा जाता है, वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये इसके जनक होते हैं कौटिल्य। ठीक है, और इनकी जो एक किताब थी एडम स्मिथ की, आपको याद होगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और इन्होंने ये जो बुक निकाली थी, ये निकाली थी 1776 में, प्रकाशन के समय से माना जाता है। तो जब इनकी 1776 में ये बुक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके बाद क्या हुआ कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाने लगा, वो किसको कहा जाने लगा? एडम स्मिथ को। लेकिन इससे पहले जो हम बोलते थे अर्थशास्त्र का जनक, वो हम कौटिल्य को बोलते थे। ठीक है, और कौटिल्य ने एक बुक लिखी है, अर्थशास्त्र नाम से उन्होंने लिखी है बुक। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक देश की संपत्ति के सृजन की प्रकृति और कारणों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो उनका ऐसा मानना था कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है कि एक देश की संपत्ति है, और संपत्ति का जो हम सृजन करते हैं, इसकी वो अलग अलग प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया कि कब जो हमारी संपत्ति होती है, कब हमको उसकी किस प्रकार ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे हमारा अधिक खर्च होता है, यानी इसके बारे में उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। और इसका जो कारण होता है कि अगर हमारा कहीं पे ज़्यादा खर्च हुआ तो वो क्यों हुआ। ठीक है, ये इस प्रकार की उन्होंने चीज़ें अपनी बुक में बताई। अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है, इसको क्या है कि दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और यहाँ से ही दो बुकें बढ़ जाती हैं। एक होता है वशिष्ठ अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समशिष्ट अर्थशास्त्र। आप दोबारा से याद करो, एक होता है वशिष्ठ अर्थशास्त्र और दूसरा कौन सा होता है? समशिष्ट अर्थशास्त्र। ठीक है, और इंग्लिश में आपको ये ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, एक होता है मिक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। ठीक है, इतना ही इन दोनों में डिफरेंस है, और इनके बारे में मैं आपको दोबारा से थोड़ा डिटेल में भी बता देता हूँ कि ये क्या क्या होता है। इन शब्दों को जो है कि सर्वप्रथम जो यूज किया था, अगर आप एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि माइक्रो और माइक्रो जो है विशिष्ट और समशिष्ट अर्थशास्त्र, ये जो नाम है ये किसने दिए थे? तो इनका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था रागनार फ्रिशक ने। किसने किया था? रागनार फ्रिकस ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले ये नाम दिया था, और अब क्या है कि पूरे विश्व में यही इसी नाम से ही ये जाने जाते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले अपना पहला जो हमारा पार्ट है, यानी वशिष्ठ अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। इसके बाद में आपको इसका जो दूसरे भाग में हमने बांटा है इसको, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो वशिष्ठ अर्थशास्त्र का जो संबंध है उत्पादक या उपभोक्ता जैसी आर्थिक इकाई को पेश आने वाली दुर्बलता और चयन की समस्याओं के विश्लेषण से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि ये किस चीज़ की बात करेगा, इसका जो संबंध होगा उत्पादक या उपभोक्ता। ठीक है, यानी उत्पादक जो किसी चीज़ को क्या करेगा, उत्पादन करेगा, उसकी वहाँ से रिलेट करता है ये सारी चीज़ों को, जैसी आर्थिक इकाइयों को पेश करने वाले दुर्लभता और चयन की समस्याओं के विश्लेषण से है। ठीक है, तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो यहाँ से ज़रूर नोट्स बनाएं, क्योंकि यहाँ पे से हमको टॉपिक या क्वेश्चंस मिल सकते हैं वहाँ पे। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों की जो समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।
तो जैसे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उपभोक्ता का संतुलन, यानी उपभोक्ता अपने जो भी है उसकी उसका आय व्यय उसका जो संतुलन होगा वो किस प्रकार करेगा, ये सब कुछ कहाँ आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है। जैसे कि और कोई फर्म है या उद्योग है, इसका जो संतुलन होगा, इसका जो भी कार्यभार होगा, यानी जो कोई आपने देखा होगा छोटी मोटी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज होती हैं, इन उद्योगों का जो भी संतुलन होता है आय व्यय का, और यानी लोन लेना, यानी जितने भी इनके संतुलन होते हैं वो कहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे विशिष्ट अर्थशास्त्र से। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका मतलब तो समझ लिया, लेकिन अब मैं इसका आपको यूज बताता हूँ एक बार। तो जैसे कि आप ये समझो कि एक उपभोक्ता है कोई, वो अपनी सीमित आय को किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। यानी इसको अगर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँ तो यानी किसी इंसान की अगर इनकम है 10 रुपये, तो वो 10 रुपयों को किस प्रकार व्यय करे कि उसको क्या हो कि अधिकतम सुख मिले, यानी वो सेटिस्फाई हो उन 10 रुपयों को खर्च करके कि मैंने जो जो चीज़ें करनी थी उन इन्हीं 10 रुपयों में कर ली है। ठीक है। तो ये किस प्रकार मैनेज किया जाएगा ये कौन बताएगा, वशिष्ठ अर्थशास्त्र बताएगा। ठीक है। और लेकिन अगर आप किसी फर्म या फैक्ट्री के मालिक हैं तो कैसे आप अपना लाभ अधिकतम कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपना जो लाभ है यानी प्रॉफिट है वो अधिकतम कर सकते हैं, इस चीज़ का यहाँ पे अध्ययन होगा। या क्या होगा कि जैसे कि कोई मजदूर है तो उसकी जो मजदूरी होगी वो किस प्रकार निर्धारित की जाती है, ये भी कहाँ से बताएंगे हम, यहीं से बताएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से बताएंगे। ठीक है। इसलिए ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अब इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उनका हमको यहाँ से आंसर मिलता है। ठीक है। इसलिए ये पार्ट तो इम्पोर्टेंट होता ही है। और वशिष्ठ अर्थशास्त्र को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। आप ये जरूर याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कीमत सिद्धांत किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, वशिष्ठ अर्थशास्त्र को कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपने इसके बारे में बहुत सी चीज़ें सीख ली होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 यानी समशिष्ट अर्थशास्त्र की ओर। तो समशिष्ट अर्थशास्त्र क्या होता है, इसको बोलते हैं माक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। यह व्यापक स्तर पर अर्थशास्त्र के समग्र व्यवहार का विश्लेषण करता है वैकल्पिक रूप से। अगर हम देखें कि वैकल्पिक रूप से ये क्या करेगा, तो समशिष्ट अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था स्तरीय व्यापक समुच्चयों, जैसे कि आपने सुना होगा देश की जीडीपी क्या हो रही है, अभी गिर रही है, और क्या है जीएनपी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कीमत का स्तर इसका भी अध्ययन होता है। रोजगार का जो स्तर है, अभी आपको पता है रोजगारी कहाँ है, पहले अगर 100 थी तो अभी कहाँ पे है, 0 पे है, रोजगार है ही नहीं इस देश में, है ना। आदि का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। यह विश्लेषण करता है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन कैसे निर्धारित किया जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन जो होता है वो किस प्रकार हम निर्धारित करेंगे, या इसकी जो हम पूरे इस बारे में बताएंगे वो हम संशिष्ट अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही इस बारे में बता सकते हैं। और बेरोजगारी एवं जो कीमतों में उछाल चले जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा आलू की कीमत कभी 20 रुपये होती है तो कभी कहाँ चले जाती है, 60-70 चले जाती है ना। प्याज की कीमत आपको पता होगा। तो इन सब का जो अध्ययन होता है वो कहाँ से निर्धारित होता है, यहीं से निर्धारित होता है। और उसको किस प्रकार हम निर्धारित करें, इसका आंसर भी हमको समशिष्ट अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही मिलता है। ठीक है। और किस प्रकार मिलता है ये अगर हम आगे अभी पढ़ते जाएंगे तो हमको इसकी इन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज मिलते जाएगी, तो उसके बारे में आप चिंता मत करें। और क्या है कि यहाँ पे हम विभिन्न आर्थिक जो चर हैं इनके अंतर संबंध की जांच करेंगे यहाँ पे। ठीक है। इसी के अंदर हम ये चीज़ भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो कि इस प्रकार से समशिष्ट अर्थशास्त्र का जो है कि गृहस्थ या फर्म उद्योग का जो व्यक्तिगत रूप से अध्ययन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर घर के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, यानी और हम किसी फैक्ट्री के बारे में यहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे। उसके लिए हमको वापस उसी पार्ट पे जाना पड़ेगा, पार्ट 1 पे। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊं, जो समूची अर्थव्यवस्था है उसको एक इकाई के रूप में यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि इसकी मुख्य समस्या राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण है। इसलिए जो समशिष्ट अर्थशास्त्र है इसको आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि फिलहाल भारत की तो बहुत डाउन चल रही है ना। आपको पता होगा अगर आप करंट अफेयर से थोड़ा बहुत लिंक रहते हो तो।
अब देखते हैं कि इन दोनों में भेद क्या है, क्योंकि अब हमने इन दोनों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अगर हम साथ में ये चीज़ भी रिलेट कर लें कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ से क्या होगा कि हमको बहुत हेल्प मिलेगी इन सभी चीज़ों को समझने में। ठीक है, अभी इसका जो पहला भेद यहाँ पे आप देखो, जो विशिष्ट अर्थशास्त्र है इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे कि एक उत्पादक और एक उपभोक्ता, इसका अध्ययन किया जाता है ना। यही तो पढ़ा था हमने अभी, थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था। जबकि जो समशिष्ट अर्थशास्त्र है इसमें क्या करेंगे, हम समग्र अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो यानी यहाँ पे हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी पूरे राज्य या देश की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। जो दूसरा पॉइंट है हमारा ये है कि जो वशिष्ठ अर्थशास्त्र है इसका उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है। ठीक है, जबकि जो दूसरा है यानी संशिष्ट अर्थशास्त्र, इसका जो उद्देश्य है वो संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि पूरे रोजगार पे ही बात होती है, और क्या किस पे बात होती है, विकास से बात होती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सर्वोत्तम आवंटन, यानी अगर हमको 10 रुपये मिल रहे हैं तो इन 10 रुपयों को हम कहाँ कहाँ हम विभाजित करें कि हमको पूर्ण सेटिस्फाई हो जाए हम उन 10 रुपयों के खर्च से, है ना। यही तो हमने पढ़ा था। अभी देखो आप तीसरा भेद क्या है इनका। विशिष्ट जो अर्थशास्त्र है इसकी मुख्य जो समस्या है वो क्या है, कीमत निर्धारण। यानी इसके लिए जो मुख्य समस्या है वो क्या है कि कीमत निर्धारण, किसी वस्तु का जो हम कीमत निर्धारण करेंगे वो मिनिमम कितना कर सकते हैं जिससे कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। आप ये चीज़ समझ रहे हो, हमने कोई चीज़ बनाई तो उसका हम सबसे कम कौन सी वैल्यू रखें जिसमें कि हमको प्रॉफिट भी हो जाए और हम मार्केट में डिफीट भी कर पाएँ अन्य चीज़ों से। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आप पतंजलि के कॉलगेट को देखो। ठीक है, सभी ने कॉलगेट दिया लेकिन पतंजलि भी सेम कॉलगेट दिया, लेकिन क्या किया उसने, अपना जो मार्जिन रखा वो औरों से थोड़ा कम रखा। इस कारण क्या हुआ, पतंजलि के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगे, है ना। जबकि जो हमारा समशिष्ट अर्थशास्त्र है इसमें क्या है, मुख्य समस्या आय व रोजगार का निर्धारण है। तो हमने देखा कि रोजगार और आय का जो निर्धारण होता है वो कहाँ से होता है, समशिष्ट अर्थशास्त्र से होता है। तो इसकी मुख्य समस्या भी क्या होगी, आय व रोजगार का निर्धारण करना ही तो होगी, है ना। तो यहाँ पे इसकी मुख्य समस्या भी यही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वशिष्ठ अर्थशास्त्र है इसकी क्या है, कीमत निर्धारण। ठीक है, इसके बाद आप देखो वशिष्ठ जो अर्थशास्त्र है इसमें अन्य बातों का पूर्वाहन रहे, यानी जो अन्य बातें हैं वो क्या रहे, पूर्ववत रहे, कि मान्यता पर सिद्धांत बनाए जाते हैं। यानी जो अभी हमारी इनकम 10 है तो इसमें हम ये सोच के चलेंगे कि अगले महीने भी हमको 10 ही रुपये मिलेंगे। ठीक है, जबकि जो समशिष्ट अर्थशास्त्र है इसमें समग्र आर्थिक तत्वों जैसे कि समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र उपभोग आदि की परस्पर निर्भरता पर अध्ययन किया जाता है। जबकि जो हमारा समशिष्ट अर्थशास्त्र है इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि उपभोक्ता जो है उसको मांग कितनी है, यानी वो कितनी चीज़ों को के लिए उसकी जो मांग है वो कितनी है, उस हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में डालेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे कि मार्केट में हमको 10 पैकेट बिस्किट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमको मार्केट में कितने प्रोडक्ट चाहिए, 10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे भी 10 ही प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि हम हमारा जो यानी जो हमारा सामान है वो ज़्यादा वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें कमेंट बॉक्स में। यहाँ से आगे जो हम अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, और इनका जो निवारण किया जाएगा वो किस प्रकार किया जाएगा ये हम सीखेंगे अगले पार्ट में। तो यहाँ पे करते हैं इस पार्ट को समाप्त, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।